नमस्कार दोस्तों, बीएससी के मैटर के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल सके, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, जैसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम अपकमिंग है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट क्वेश्चंस और बेस्ट टीचिंग मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्प्रे करें, ताकि और जो मैक्सिमम लोग हैं जो बीएससी रिलेटेड हैं और बीएससी के जिनको टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनको ये इन वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। हालांकि मैं इतना अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, क्योंकि अपने पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूँ और आपका मैक्सिमम आप लोगों को दे सकूँ। कल फर्स्ट वीडियो में इलास्टिसिटी का फर्स्ट वीडियो था, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो विभिन्न प्रकार के अपरूपण गुणांक हैं, विभिन्न प्रकार की अपरूपता है, उसके बारे में हम लोग डिफाइन कर चुके थे। अनुविकृतियां जो है, अनुदित विकृतियां, अनुप्रस्थ विकृति है, जंग प्रत्यास्थता गुणांक जान लिया था हमने, पॉइसन रेशियो जान ली थी अपने, और जो अपरूपण गुणांक को जान लिया था हमने। आज उन वेरियस अपरूपण गुणांकों में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन डेराइव करेंगे। y जो है जंग प्रत्यास्थता गुणांक, k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सिग्मा पॉइसन रेशियो और थीटा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इन यंग आयतन पॉइसन, यंग पॉइसन अपरूपण, यंग आयतन अपरूपण और आयतन अपरूपण और पॉइसन रेशियो में रिलेशन हम ढूंढेंगे। अब रिलेशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें चाहिए, जब हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आज हम केवल इसकी बात करेंगे, इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा होगा, ये थर्ड हमारा, ये फोर्थ हमारा। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन रेशियो। तो सबसे पहले इसमें हम यहाँ पॉइसन रेशियो के लिए भी और आयतन के लिए भी और यंग मॉड्यूल के लिए भी हमें लंबाई की जरूरत है, और लंबाई 3 लंबाइयां हम ले सकते हैं। या जैसे मैं ये समझूं कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक में आपके आयतन दिया जाएगा, ब्लॉक में आपके लेंथ दिया जाएगी और ब्लॉक में आपके अनुदैर्ध्य विकृति भी आ जाएगी। दैट सो वी टेक अ ब्लॉक, the length of unit, इसकी जो लंबाई है वो इकाई है, और ये EFGH, इसके ABCDEFGH आठों शीट्स हैं, इन शीट्सों से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं किसी भी एक शीट पे फोर्स लगाता हूं, नेचुरल फोर्स, ये फोर्स लगाते हैं हम लोग, और ऐसी फोर्स इधर वाले पृष्ठ पे EFDA पे और BCGH पे हम फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में एक जान लेते हैं, तो फोर्स नहीं लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे इस घन का जो आयतन है, वो आयतन कितना है, P = 1 × 1 यूनिट क्यूब। मैं यहाँ इकाई मान रहा हूँ, ना मैंने सेंटीमीटर लिया, ना मैंने मीटर लिया, मैं कुछ नहीं लेने वाला, मैं केवल इसे इकाई मान रहा हूँ और इकाई मान करके मैंने इसे ले लिया। अब हम किसी भी एक सरफेस पे इस पे बल लगाते हैं, तो बल लगाने में हमारे पास इस अप्लाइड जो फोर्स है, वे अप्लाई अ फोर्स F ऑन एनी सरफेस, तो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट जो हमारे पास और भी बल के अनुगत जो हमें दूसरा बल प्राप्त होगा, प्रतिबल। तो प्रतिबल हमारे पास क्या होता है, प्रतिबल होता है हमारे पास S = बल बटा क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल A² F/1 × 1 = F। ये हमारे पास इसका अनुगत प्रतिबल हो गया। ओके, यहां तक कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इसके आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होगा।
on surfaces A, D, E, F and H, G, C, B perpendicular. इन दोनों के लगभग हमने बल लगाया तो दो ही परिवर्तन होंगे, या तो ये कंप्रेस होगा या सरप्रेस होगा. ओके, लेट कंप्रेशन सरप्रेस होता है, बढ़ता है, ठीक है. तो इसके तो बल की दिशा में पॉइसन रेशियो में पड़ी, पॉइसन रेशियो में पढ़ा था कि उसमें जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो अल्फा होती है और उसके सापेक्ष अनुप्रस्थ विकृति होती है वो बीटा होती है. यानी बल की दिशा में ये घटेगा, ये बढ़ेगा. यदि बल की दिशा में ये बढ़ता है तो उसके सापेक्ष आयतन को सीमित रखने के लिए जो बाकी की दो साइड है वो दबेगी. ये ऊपर से भी दबेगा, ये इधर से भी दबेगा. ये लंबाई ये तो बढ़ेगी पर ये ऊपर से और साइड से दबेगा. तो बल की दिशा में अनुदैर्ध्य विकृति तो क्या होगी? अनुदैर्ध्य विकृति वही अपन ने देख लिया. अगर अनुदैर्ध्य विकृति होती है क्या? अल्फा. ये इकाई बल की दिशा में, ठीक है. तो F बल की दिशा में F बल की दिशा में कितनी हो गई? F अल्फा. ओके, F अल्फा हो गई. इस बल के कारण दोनों लंबवत दिशाओं में वही यूनिट विकृति कितनी आएगी? यूनिट विकृति वी ऑब्टेन यूनिट स्टैंड इज बीटा. तो एक इकाई बल के लिए हमारे पास बीटा है, तो F बल के लिए हमारे पास आ गया F बीटा. ये प्रति साइड है, ये F बीटा इस साइड भी है और ये F बीटा इस साइड भी, पर हम अभी तक केवल एक साइड ले रहे हैं. यदि कोई दोनों साइड लेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दोनों दिशाओं में लेंगे तो 2F बीटा. एक साइड के लिए F बीटा और दोनों साइड्स के लिए 2F बीटा. ठीक है, अब देखते हैं हम इसे कैसे लिखते हैं. देखिए, X दिशा में मैं केवल एक इंटू LX दिशा में नहीं, मैं किसी एक दिशा की बात करता हूं. एक दिशा में जो परिवर्तन है, देखिए सबसे पहले मैं LX ले लेता हूं, LY ले लेता हूं और LZ ले लेता हूं. कितना परिवर्तन हमारे देखिए हम चलेंगे. उसकी यूनिट लंबाई तो पहले ही थी, अपन देख चुके. इसके बाद में जिस भी तरफ बल लगाया उसमें परिवर्तन कितना हुआ? अल्फा हुआ. इसकी भी यूनिट लंबाई थी और इसकी भी यूनिट लंबाई थी, ठीक है. पर ये बढ़ा तो इसके लंबवत दोनों दिशाएं जो थी उनमें अनुप्रस्थ विकृति हुई, तो वो उसकी लंबाई घटाएगी. तो ये एक दिशा में अनुप्रस्थ विकृति और दूसरी दिशा में अनुप्रस्थ विकृति. सॉरी, अनुप्रस्थ विकृति को मैंने बीटा दिया था, यहां अल्फा लिख रहा हूं, माय मिस्टेक. ये हो गई बात LX. अब LY की बात करें. LY में ये एक दिशा बढ़ी, Y दिशा में लंबाई बढ़ी, तो X दिशा में और Z दिशा में लंबाइयां घटेंगी. पॉइसन रेशियो माइनस F बीटा और यहां पे माइनस F बीटा. ओके, ऐसे कैसे Z दिशा में एक लंबाई बढ़ेगी तो बाकी की दो दिशाओं में लंबाइयां घटेगी. शाबाश. इसका मतलब हम लोगों की फिजिक्स इजी होती जा रही है. ओके, फिजिक्स इजी होती जा रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं LX = 1 प्लस F अल्फा माइनस 2F बीटा एंड सो ऑन. LY = 1 प्लस F अल्फा माइनस 2F बीटा एंड आल्सो LZ = 1 प्लस F अल्फा माइनस 2F बीटा. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब आयतन विकृति की बात करते हैं हम लोग. सबसे पहले तो आयतन विकृति हमें दर्शा रही है. आयतन विकृति हमें क्या कह रही है? डेल V अपॉन V. ठीक है, तो सबसे पहले परिवर्तित, अब यहां से
की पावर क्यू बाय अप्लाइंग बायनोमिनल अप्लाई करते हैं 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। ओके, वॉल्यूम चेंज डेल्टा v इक्वल टू v डैश माइनस v 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। और पहले का जो आइटम था वो कितना था देख चुके हैं हम, एक था एक से एक कटा कितना बचा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डेल्टा v। अब आयतन विकृति जो होती है, आयतन विकृति होती है k, और k का मान क्या होता है डेल्टा v अपॉन v। ओके, डेल्टा v अपॉन v, डेल्टा v अपॉन v। और इसका हम भाग किसमें देंगे, आयतन जो आयतन परिवर्तन है आयतन विकृति, इसका भाग हम किसमें देंगे प्रतिबल में। ठीक है, इसका भाग हम किसमें देंगे प्रतिबल में, यानी f अपॉन a डिवाइडेड बाय डेल्टा v अपॉन v। ये f अपॉन a प्रतिबल का a यूनिट है, तो हमारे पास ऊपर से क्या बचा f, because it is unit and it is unit, तो area of applying force is also unit square, तो ये a यूनिट हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, f बचा। और नीचे यहां से हमारे पास क्या बचा 3f अल्फा माइनस 2 बीटा f टू f k इक्वल टू 1 अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं k इक्वल टू 1 अपॉन 3 अल्फा 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा। और इसमें आगे प्रेस कर सकता हूं 1 अपॉन अल्फा अपॉन 3 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा। बट 1 अपॉन अल्फा हमने पहले ही देख लिया, ये क्या है 1 अपॉन जो अल्फा है वो है यंग मॉड्यूल। ओके, एंड बीटा अपॉन अल्फा जो था हमारे पास पॉइसन रेशियो। वी रिप्लेस देम इनटू दिस इक्वेशन y अपॉन 3 1 माइनस सिग्मा। ये हमारे पास यंग मॉड्यूल, आयतन मॉड्यूल और सिग्मा में रिलेशन आ चुका है। सिंपल करके लिखना चाहे तो सिंपल करके लिखना चाहे तो y इक्वल टू 3k 1 माइनस सिग्मा, which is the relation between y, k and sigma. You may take a screenshot. Now we discuss in y, eta and sigma. ठीक है, y, eta and sigma. eta हमारा पूर्णांक है, सिग्मा पॉइसन रेशियो है, y जो है यंग मॉड्यूल है। अपरूपण गुणांक यानी सीधी सीधी बात है, हम लोग अपरूपण करेंगे एक परत को दूसरे परत के ऊपर धक्का देके फिसलाएंगे। दैट इट इज ए क्यूब, ये क्या है एक घन। ओके, मैं इसके ऊपर वाली सरफेस ले रहा हूं केवल ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ए बी सी एंड डी, इसके ए बी पृष्ठ को स्थिर रखा और डी सी पृष्ठ को थोड़ा सा धक्का दिया और ये इस कंडीशन में पहुंच जाती है। ये पृष्ठ इस कंडीशन में पहुंच जाती है सी बिंदु सी डैश पर, और डी
वस्तु है, जो पदार्थ है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस ठोस के आयतन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल उसका अपरूपण हो जाएगा, वो थोड़ी सी इधर उधर झुक जाएगी। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां से यहां तक जो स्मॉल डिस्टेंस है ये है डेल्टा एल, ये डेल्टा एल। ओके, इसमें क्या होगा, केवल एक विकर्ण बढ़ जाएगा और एक विकर्ण घट जाएगा। ये वाला विकर्ण जो यहां था, अब ये वाला विकर्ण कहां पहुंच गया, यहां, और ये वाला विकर्ण जो यहां था, वो वाला विकर्ण कहां पहुंच गया, यहां। हम केवल एक ही विकर्ण की बात करेंगे, इस विकर्ण को हम छोड़ देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो, वरना लाइनें 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 और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए लाइनें लाइनें नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले AB को स्थिर रखते हुए DC पर अपरूपण बल लगाएंगे। लगाते हैं, लगा दिया। डी डैश पर व सी डैश पर आ जाता है। आगे भाई आ गया। डी डैश व सी डैश की दूरी क्या है, डेल्टा एल। ओके, अब देखते हैं, यदि ये इधर आया और इसमें जो ये अब विस्थापन है डेल्टा थीटा, ये विस्थापन कितना है, थीटा। अब थीटा बराबर क्या हुआ, थीटा बराबर हम देख सकते हैं क्या हुआ, डी डैश अपॉन एडी। हमने पहले देख लिया, जब हमने अपरूपण विकृति पढ़ी थी कि tan थीटा इक्वल टू डी डैश अपॉन एडी, और थीटा यदि मान अत्यल्प हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह थीटा रिप्लेस करके लिख सकते हैं। ये मैंने उसी दिन बता दिया था। मैं अगेन बता रहा हूं कि tan थीटा बराबर के लिए थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर डी डैश अपॉन एडी। ओके, और यदि थीटा बहुत अल्प हो तो थीटा इक्वल टू डी डैश अपॉन एडी। ओके, अब इसमें जो डेल्टा एल है, वो डेल्टा एल स्थिर परिवर्तन नहीं है, वो क्या है, इस कोण के सापेक्ष जो डेल्टा एल डी का डी डैश पर पहुंच जाना है। लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ, लंबाई यहां, ये लंबाई ए ही है, ये लंबाई ए ही है, ये लंबाई ए ही है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इस परत के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। परत की चारों लंबाइयों में इस ट्यूब की किसी भी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। डेल्टा एल का मतलब नहीं, आप ये मत समझ जाना कि लंबाई में कोई परिवर्तन हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसकी वजह से जो अपरूपण प्रतिबल होगा, अपरूपण प्रतिबल होगा, वो क्या होगा, F अपॉन एरिया। एरिया क्या है, यूनिट है, यूनिट मान रहे हैं हम, यूनिट मान रहे हैं, तो F जो इसका अपरूपण प्रतिबल होगा। ओके, यहां हमने लिया तो L स्क्वायर ना हो, यहां तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल है, तो अपरूपण प्रतिबल ये है, तो अपरूपण जो गुणांक होगा वो क्या होगा, अपरूपण गुणांक ईटा होता है प्रतिबल बटा विकृति। यह अपरूपण प्रतिबल क्या है, एस है, मान लेते हैं एस है, ठीक है। तो प्रतिबल क्या होगा, एस, और विकृति कितनी हो गई, कितनी हो गई, डेल्टा एल। यूनिट है, मैंने पहले कहा था
अब एसी की लंबाई विस्तार दो कारण से होता है। नंबर एक तो एसी के अनुदिश कलन प्रतिबल, और नंबर दो बीडी के संकुचन प्रतिबल के लंबवत। भाई ये सिकुड़ेगा और मैंने कहा आयतन बराबर रहेगा, आयतन बराबर रहेगा, ये निकट है जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो एक तो ये निकट हम लोग पकड़ के खींच रहे हैं, हम लोग इसको इधर से दबा रहे हैं तो इसकी तरंग विकृति की वजह से बढ़ रहा है। दूसरा यही विकर्ण इसकी संकुचन प्रकृति की वजह से बढ़ रहा है, यानी ऐसी में जो परिवर्तन होगा वो दो कारणों से होगा। हम बात करते हैं फर्स्ट कारण की। फर्स्ट कारण क्या है? हमारे पास जो विकृति है वो क्या है, प्रतिबल है वो क्या है, एस। तो इकाई लंबाई में प्रतिबल एस के कारण देखिए उधर लंबाई बढ़ रही है, अनुदैर्ध्य होगी अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी। ऐसी दिशा में परिवर्तन कितना होगा? ऐसी दिशा में परिवर्तन अल्फा। अब पूरी ऐसी विकर्ण के कारण, ऐसी विकर्ण की लंबाई में भाई ये तो यूनिट विकर्ण की लंबाई में थी, और पूरे ऐसी विकर्ण की लंबाई में कितनी हो गई? ऐसी एस अल्फा। ठीक है, दूसरी कंडीशन से देखते हैं, वही पूरी वीडी विकर्ण के लंबवत अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी। पहली बार ये अनुदैर्ध्य है तो दूसरी बार क्या होगी? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होगी यानी वही, और कौन सी दिशा में होगी? ऐसी दिशा में होगी। ऐसी दिशा में होगी तो एस अल्फा, अल्फा नहीं, यहां आएगा एस बीटा। कोई ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, ये दोनों के बराबर कुल वृद्धि कितनी होगी? कुल वृद्धि होगी हमारे पास ऐसी इंटू एस अल्फा प्लस बीटा। यह हमारे पास इसकी कुल वृद्धि आ चुकी है। अब यह वृद्धि किसके बराबर होगी? ये वृद्धि होगी, मान लो ये विकर्ण एसी जो है, ये एसी इस बिंदु तक ये हमारे पास पहुंच पाता है। इस विकर्ण पर सी बिंदु की स्थिति कितनी है अपने पास? एन है, और ये इस पर लंबवत होगा, क्योंकि जो विक्षेपण है ये जो अंतर है, ये थीटा झुकने का जो कोण है, ये कठोर ठोसों के लिए बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो इसे हम लगभग लंबवत ही मान लेते हैं। ठीक है, लंबवत माना तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 45 एंड ये भी 45। इसे मैं एन लिख रहा हूं, हमें याद करना है क्या? एन सी डैश, और हमारे पास है क्या? सी सी डैश, और रिजल्ट क्या आया? cos 45। देखिए यहां से नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इसका संकुचन भी निकाल सकते हैं। इसका संकुचन कैसे निकालेंगे कि ऐसी दिशा के लंबवत संकुचन और बेटी दिशा के अनुदिश संकुचन। जैसे मैंने वहां लिखा था कि लंबाई में वृद्धि और लंबाई में एसी के कारण वृद्धि और लंबाई में बीडी के लंबवत वृद्धि, अनुदैर्ध्य वृद्धि और अनुप्रस्थ वृद्धि। ठीक है, वैसे भी वैसे हम लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य संकुचन और अनुप्रस्थ संकुचन। रिजल्ट वही आने वाला है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। cos 45 यानी एनसी डैश इक्वल टू डेल्टा एल, और cos 45 का मान कितना होता है? अपॉन √2। ऑब्जेक्शन नहीं। यहां से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो कितना था? वो था एसी इंटू एस अल्फा प्लस बीटा, और ये भी रिजल्ट वही है। मैं परिवर्तन हुआ भाई, इस
भुजा में केवल यही तो वृद्धि हुई, और वो वृद्धि इधर भी है या कोई वृद्धि इधर भी है, तो दोनों वृद्धियां बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसी बराबर क्या है हमारे पास, ऐसी बराबर है हमारे पास एल। ओके, ऐसी बराबर क्या है, ऐसी बराबर एल, और ये भी एल, यानी एल रूट 2, ये एल रूट 2। ओके, इसके बाद में एस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन रूट 2। ओके, डेल्टा एल इधर ले लेते हैं, दो को इधर ले लेते हैं, बाकी सबको इधर ले लेते हैं, तो डेल्टा एस एल अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एंड रूट 2 अल्फा प्लस बीटा। ओके, यानी एस अपॉन डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल है अपने पास थीटा, एस अपॉन थीटा, ये थीटा है, और इसका मान क्या होता है, इसे हम कौन सी विकृति कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपवर्तन विकृति, और ये किसके बराबर आई है, ये हमारे पास आई है 1 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर, यानी अपवर्तन विकृति इक्वल टू अल्फा को मैं बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन 2 अल्फा बाहर आ गया, क्या बचा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी 1 अपॉन अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा, यानी y अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा। यह हमारे पास प्रत्यास्थ गुणांक सिग्मा और बीटा में संबंध आ चुका है। यह हमें दो रिलेशन मिले थे, y के और बीटा के रिलेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन थे, y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू बीटा 2 प्लस 2 सिग्मा। सीधा सीधा काम करना है, -2 और +2 सिग्मा दोनों को हटाना है, क्योंकि सिग्मा की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सिग्मा की हमें जरूरत नहीं है, तो दोनों को हटा देंगे। दोनों कैसे हटाएंगे, देखिए 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू y अपॉन 3k और 2 प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू y अपॉन बीटा, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास क्या आया 3 इक्वल टू y प्लस 3k प्लस y अपॉन, ये हमारे पास दोनों का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा रिलेशन था वो था क्या, यहां हमें y भी हटा देना है, वास्तव में हमें निकालना था k बीटा और सिग्मा में निकालना था फोर्थ रिलेशन, तो फोर्थ रिलेशन के देख लीजिए, यहीं से कर देते हैं, दोनों में से y हटाना है, y को रिप्लेस कर दो, y 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू बीटा 2 बीटा 1 प्लस सिग्मा, ये दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया हमें। यह हमें नया रिलेशन सोल्व करने पे किया जाएगा। हमारे पास चारों रिलेशन प्रूव हो चुके हैं। अब पॉइसन रेशियो के हम जो लिमिट्स हैं वो देख लेते हैं, पॉइसन रेशियो की लिमिट्स क्या क्या है। तो पॉइसन इक्वेशन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ऑलवेज पॉजिटिव, अपरूपण गुणांक ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे पास जो भी डिफाइन होगा इनसे होगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में इनमें से ग्रेटर देन 0 कौन सा हो सकता है और स्मॉलर देन 0 कौन सा हो सकता है? इसमें से ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो यदि अगर सिग्मा क्या
ये देखो सिग्मा क्या हो, धनात्मक हो। देखो सिग्मा का मान पॉजिटिव हो, इसका टोटल मान पॉजिटिव हो, 1 - 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0। यहां से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा इज स्मॉलर देन 1/2। ये हमारे पास फर्स्ट बात आ गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बात देख लेते हैं हम लोग, वहां से देखते हैं 1 प्लस सिग्मा स्मॉलर देन 0। 1 प्लस सिग्मा इज स्मॉलर देन 0। तो सिग्मा इज ग्रेटर देन, यहां से भी ग्रेटर देन होगा, सॉरी, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, इसकी लिमिट कितनी हो गई, 1/2 से ये सिग्मा का मान छोटा होगा और -1 से सिग्मा का मान बड़ा होगा। ये इसकी दोनों तरफ की लिमिट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेलन का बंधन, बेलन का आयतन और दंड का बंधन। ओके, तब तक के लिए ये डेरिवेटिव्स हैं, इनमें जो चारों ये है गुणांक, इनका रिलेशन है, इनको आप ध्यान से देखिए। और बीएससी के मैक्सिमम वीडियोस के लिए, मैक्सिमम स्टडी के लिए और मैक्सिमम वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं वो आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में बेस्ट अपना दे पाए। धन्यवाद।